हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 है ना, आपका दिसंबर माह का असाइनमेंट नंबर 4 बिजनेस स्टडी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंध प्रक्रिया में नियंत्रण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। नियंत्रण का महत्व। सबसे पहला है आपका नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण मैंने बताया था जैसे पिछले वीडियो में आपको, नियंत्रण ये होता है कि कोई कार्य अगर हमारे लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो रहा है, हमें सही आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, हम उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, अगर वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये देखते हैं हम नियंत्रण में। नियंत्रण एक प्रकार का दबाव नहीं होता है किसी पर कंट्रोल करना, है ना। व्यवसाय फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस, व्यावसायिक आकार में वृद्धि। अब देखो क्या होता है, प्रतिदिन दिनों दिन व्यवसाय का आकार बढ़ता जा रहा है। एकाकी व्यापार से साझेदारी हुआ, साझेदारी से कंपनी, संयुक्त संघ कंपनी जैसे विशाल व्यापार की स्थापना होती जा रही है। और इससे क्या होते हैं, बड़े बड़े जो उपक्रम होते हैं, बड़े बड़े उपक्रम हैं आपके, वो सुनियोजित ढंग से, है ना, यहाँ पे क्या है, इसका परिणाम आम जनता को भोगना ना पड़े, इस हेतु नियंत्रण। अब देखो क्या होता है कि दिनों दिन क्या हो रहा है, व्यावसायिक आकार में वृद्धि होती जा रही है और हमको क्या करना है, इसके उपक्रम के जो लक्ष्य हैं उसको हमको, मतलब उपक्रम को एक सफल उपक्रम बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम नियंत्रण यूज़ करते हैं, ताकि क्यों, नियंत्रण के अभाव में पूंजी के दुरुपयोग की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है। फिर आपको कुशल कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉय। कुशल कर्मचारी नियंत्रण विधि का सदैव स्वागत करते हैं, ठीक है। देखो कोई एम्प्लॉय क्या होते हैं, जो अच्छे कार्य करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, उसको अच्छा कार्य करने के लिए क्या मिलता है, एक अवसर मिलता है। और जो एक कर्मचारी होता है वो क्या करता है, अपने प्रशस्ति, है ना, अपनी प्रगति के मार्ग खोजते रहते हैं। तो इससे क्या है, अच्छे कार्यों से प्रबंधकों द्वारा प्रशंसा। अब देखो जो प्रबंधक रहते हैं, कोई एम्प्लॉय उनका अच्छे से काम करता है तो उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। जिससे क्या होता है, कुशल कर्मचारी, है ना, जो अच्छे कर्मचारी हैं कुशल, उनके प्रति क्या है, अभिप्रेरित होता है। इसलिए साथ ही अकुशल व कामचोर कर्मचारी क्या होती है, उनकी जानकारी नियंत्रण आसानी से ज्ञात की जा सकती है। फिर है जोखिम में कमी, डिक्रीज इन रिस्क। सामान्यतः देखिए व्यापार और जोखिम दोनों सब क्या होते हैं, साथ में, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, व्यापार की सीमाओं बाधाओं को पूर्ण नियंत्रित कर दिया जाए तो क्या होता है, व्यापार की जोखिम को काफ़ी देखो जब प्लान करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये हमारे साथ कल के दिन में ये घटना, तो उसके लिए हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है, इससे हम काफ़ी सीमा तक जोखिम को कम कर सकते हैं। इसलिए व्यापारिक जोखिम में कमी लाने के लिए नियंत्रण भी क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है आपका नियोजन एवं नियंत्रण में महत्व। अब देखिए सबसे पहला प्लानिंग, ये क्या है, आपका प्रबंध के कार्य हैं। प्लानिंग क्या होता है, हमको कोई काम करना रहता है तो हम उसके लिए, हमारा जो लक्ष्य रहता है, हम क्या करते हैं, उस लक्ष्यों के अनुरूप उस काम को करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, कैसी आएगी, कौन उसको वर्क करेगा, कहाँ रखेगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं प्लानिंग में, ठीक है। नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण मतलब जो कार्य है ना, वो और भी कार्यों से होकर गुजरता है, तो नियंत्रण 7 नंबर पे आता है शायद आपके, आप देख लेंगे। तो क्या होता है वहाँ पे, नियंत्रण मतलब ये होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं, वो आपका क्या है, सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको चेक करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों क्या है, प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे नियोजन का कार्य क्या है, उस समय तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक दोनों में आपसी समन्वय ना हो, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे देखो प्रबंध विशेषज्ञों ने नियंत्रण को नियोजन का एक पक्ष एवं प्रतिरूप के माना है। नियोजन के अंतर्गत प्रबंधकीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक नीति व कार्य की हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। और यही जो योजना बनाते हैं उसके अनुरूप हमारा कार्य चल रहा है, किस सीमा तक चल रहा है, और प्रॉब्लम आए तो कहाँ आ रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, नियंत्रण, ठीक है। आप बाकी पढ़ लेंगे। फिर है नियंत्रण प्रक्रिया में निहित विभिन्न चरणों का वर्णन। अब नियंत्रण के क्या होते हैं, स्टेप्स, है ना। तो सबसे पहला स्टेज होता है कार्य प्रमापों का निर्धारण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कार्य है उसके प्रमाप का निर्धारण करते हैं, स्टैंडर्ड का। ये क्या होता है, पहला कदम होता है। देखो बाकी आप पढ़ लोगे, ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि किस व्यक्ति को कितना, कब, कहाँ पर, किस प्रकार से कार्य करना है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड निर्धारित करना, कार्य का प्रमाप। फिर है आपका
वास्तविक प्रगति का मापन। अब देखो जब कार्य हो जाए, प्रमाप का निर्धारण हो जाता है, उसके पश्चात नियंत्रण का दूसरा कदम क्या होता है, वास्तविक प्रगति को मापना, कि ऐसी स्थिति बहुत कम आती है जब प्रमाणित लागत के अनुरूप वास्तविक लागत आधी हो बहुधा हो, ऐसे है ना। मतलब हमारी वास्तविक लागत क्या आई है ना, हम प्रमाप जो निर्धारित किए थे और एक्चुअल उन दोनों, मतलब वास्तविक क्या, उसका मापन करते हैं। फिर है प्रमापित एवं वास्तविक कार्यों की तुलना। अब क्या होता है, जितना हमने प्रमाप निर्धारित किया था वो और हमारी वास्तविक प्रमाप, है ना, हम दोनों को क्या करते हैं, तुलना करते हैं, है ना। फिर उसके बाद होता है तुलना करते हैं और देखते हैं फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ठीक है। उसके बाद है सुधारात्मक कदम उठाना। अब जैसे त्रुटियाँ आई हैं, है ना, उन दोनों के बीच डिफरेंस है, जो भी त्रुटियाँ आई हैं तो उस हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ठीक करने के लिए, उसको बोलते हैं सुधारात्मक कार्यवाही क्रिया की जाएगी, ठीक है। ये है आपका 4th स्टेप। फिर है आपका, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अनुगमन, ये क्या होता है, अनुगमन सुधारात्मक कदम उठाने के साथ ही समय समय पर यह भी देखना आवश्यक होता है कि ठठाए गए सुधारात्मक कदम का क्या तथा कैसा प्रभाव हो रहा है। हाँ, मतलब ये होता है कि जैसे सुधारात्मक कदम हम क्या करते हैं, उठाते हैं, हम देखते हैं समय समय पर कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये पर्याप्त है या नहीं है, कि हमको कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। फिर है निर्देशन के कोई 5। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। जैसे टेलर या फ्रेवोल का जो भी सिद्धांत है ना, उसमें एक था निर्देश की एकता। डायरेक्शन क्या होता है, हमको एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको जो प्रबंधक होगा उससे डायरेक्शन मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर प्रबंध व्यवस्था में निर्देशन संबंधी कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण। निर्देशन के बिना प्रबंध का कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। निर्देशन प्रबंध के बिना अन्य क्रियाएं महत्वहीन होती है, क्योंकि मार्गदर्शन के बिना क्या होता है, कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। और वास्तव में निर्देशन अधीनस्थों को आदेश विदेश, जैसे मान के चलिए जो बड़ी बड़ी कंपनी में, है ना, जो प्रबंधक होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय लोग को मार्गदर्शन देता है, उनका बटा रहता है लेवल, तो उन लोग क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। फिर निर्देशन प्रेरणादायी शक्ति है। निर्देशन क्या है, प्रेरणादायी शक्ति। इसका मतलब यह है निर्देशन से अधीनस्थों में कार्य के प्रति क्या होती है, प्रेरणा व आकर्षण जागृत होती है। ये क्या होता है, जैसे देखो हम कहीं काम करने जाते हैं, हमको ऊपर वाले से आदेश मिलता है, तो वो क्या होता है कि हम भी उसकी आकर्षक एवं प्रेरणा हमको ये काम करना करके जागृत होती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने को तत्पर हो जाता है। फिर है कार्य में एकरूपता। देखिए ये सत्य है कि एक ही कंपनी में 5 लोग रहेंगे, ठीक है, वर्कर, लेकिन 5 लोगों को हर चीज़ बराबर, है ना, उसके बावजूद उन लोग अलग अलग काम करते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब उनके काम का जो लेवल है वो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बराबर काम करेगा, कोई कम कोई ज़्यादा, भिन्न भिन्न होता है। तो क्या है, कार्य में एकरूपता लाने के लिए भी हमको क्या पढ़ना पड़ता है, डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त होना। अब देखो किसी भी कार्य का समन्वय करने के लिए मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक क्रिया का प्रवाह होना बहुत आवश्यक होता है। निर्देशन क्या होती है, बौद्धिक क्रिया का प्रवाह होता है। और जो कार्य का उचित नियोजन व रूपरेखा तैयार कर शारीरिक क्रिया वाले अधीनस्थों को निर्देशन के हाँ देखो क्या होता है, कार्य का जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे अधीनस्थ हैं उनके निर्देशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनको कार्य को सौंप देते हैं ताकि हमारा कार्य अच्छे से हो सके। आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन में मादा। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, बड़े पैमाने के उत्पादन में, कार्य में उत्पादन में क्या होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। इस हेतु अधिकारी द्वारा क्या होती है, समय समय पर दिशा निर्देश आवश्यक होती हैं। बड़े पैमाने उत्पादन में क्या होती है, हमको अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा कार्य में एकरूपता लाने के हमको निर्देशन भी आवश्यक होता है। इससे बड़े पैमाने के उत्पादन में समन्वय बनाए रखना, कर्मचारियों में एकीकरण है। जब क्या सारे लोग अच्छे से मिलकर काम करेंगे तो उनका उत्पादन अच्छे से होगा। निर्देशन भी इसलिए आवश्यक होता है। फिर है निर्देशन का सर्वोपरि महत्व। प्रबंध के विभिन्न कार्य जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, संप्रेषण, नवाचार आदि सभी निर्देशन की आवश्यकता होती है। बिना निर्देशन की ये सभी महत्वहीन होंगे, क्योंकि सभी कार्यों का शुभारंभ जो कैसे होता है, डायरेक्शन से, है ना। मास्लो की आवश्यकता क्रम में प्रोत्साहन के सिद्धांतों को समझाइए। अब देखो ये एक सिद्धांत है तो इसको क्या करोगे, अब मैं केवल आपको थोड़ा ही समझा पाऊंगी, ये जैसे उसको वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सिद्धांत वैसे ही रहता है, आपको बस अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। अब देखो जो मास्लो की थ्योरी है, मास्लो का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है। जो आपका मैस्लो का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, मानवीय आवश्यकताओं पर।
अब इसमें क्या है, उनके विचार मनुष्य में जो भी व्यवहार करता है ना, मनुष्य जो भी व्यवहार करता है इसकी आवश्यकताओं द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, मनुष्य जो भी व्यवहार करता है वो उनकी आवश्यकताओं द्वारा। अब जैसे किसी इंसान को भूख लगेगी तो वो क्या बोलेगा, खाने को मांगेगा, तो वो क्या है, उसकी आवश्यकता, मतलब उनके व्यवहार से उसकी आवश्यकता। फिर है, मैक्लो ने मनुष्य की अवस्थाओं को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल नीड्स। इनमें भोजन, कपड़ा, मकान है ना। शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, कपड़ा, मकान। ठीक है, फिर है सेफ्टी नेट्स। इसमें क्या है आपका, सुरक्षा आवश्यकताएं में खतरे, धमकी, बीमारी, बेरोजगारी आदि से सुरक्षा इस श्रेणी में। फिर है सोशल नेट्स, अपनत्व, स्वीकृति, स्नेह, मित्रता आदि इनके उदाहरण हैं आपके। फिर अहम आवश्यकताएं, ईगो नीड्स। ये क्या है, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, स्वतंत्रता प्राप्ति, प्रशंसा आदि अहम आवश्यकताएं। आत्मपूर्ति आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग तथा सतत विश्वास का अनुभव इस वर्ग के। ये आपको वैसे के वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी मैं आपके एग्ज़ाम की ऐसे ही प्रिपरेशन आपको कराती रहूँगी, आप मेरी वीडियो देखिएगा।